नमस्कार। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, क्योंकि कल जो बैंक की स्ट्राइक हुई, अब कल 2 दिन, इनफैक्ट मंडे ट्यूसडे को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, 9 बैंकों की यूनियन थी, और उसने एक कॉल दी थी। और बहुत दिनों बाद मैंने, मतलब मेरी याद में बहुत सालों बाद इस तरह का पूरे बैंक एक तरह से बंद थे, कोई कामकाज बैंक में नहीं हो रहा था। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ बातचीत करने से पहले 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसपे थोड़ा हम और आप को भी उस पर लेना चाहिए। आज एक बहुत दुख की बात थी, हमारे एक और एमपी, हिमाचल प्रदेश से सेकंड टाइम एमपी बने रामस्वरूप शर्मा साहब का, जैसा अभी कहा गया है कि वो घर में उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और ये तो अभी तफ्तीश की बात है, लेकिन वो हमारे एक सिटिंग एमपी बीजेपी के हैं, उससे वो हैं मंडी से, वो दूसरी बार चुन के आए थे, सुसाइड कर लिया गया है। ये एक चिंता की बात है। हम लोग आने वाले दिनों में इस पे एक अलग से वो करेंगे, बातचीत करेंगे। और दूसरा एक चीज अभी हुआ, कल स्वपन दास गुप्ता जी ने, कल या परसों, उनको, राज्यसभा के मेंबर थे, उनको भाजपा ने कलकत्ता में, मतलब बंगाल में, अपना एमएलए कैंडिडेट बनाया और उनको राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा। इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि एक राज्यसभा का सिटिंग, वो जिसको आप नॉमिनेट करते हैं, वो इस्तीफा देता है, और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये दिखाता है कि एक बार जो मैंने निर्णय ले लिया वो गलत हो ही नहीं सकता है। मेरे हिसाब से स्वपन दास गुप्ता जी को विधानसभा लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, उनकी ज्यादा जरूरत शायद राज्यसभा में थी, जो उनकी वाकपटुता है या वो चीजें समझते हैं। खैर, प्रोफेसर साहब, हम सीधे आ जा रहे हैं अपनी, कल जो 2 दिन की स्ट्राइक रही देश में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बेसिकली ये हो रहा है कि निजीकरण के खिलाफ। उस पर हमारी वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट आया है कि नौकरियां सबकी सुरक्षित हैं, कोई किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक का निजीकरण हो रहा है और सारे बैंक्स का नहीं हो रहा है, इस तरह की कुछ बातें कहे हैं। मैं जो सबसे पहली बात आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो ग्लोबल प्रैक्टिस है, उसमें पूरी दुनिया में जो भी विकासशील देश हैं, वहां पे 4-5 बैंक होते हैं जो मेन बैंक होते हैं, और वो निजी का मतलब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ही रहते हैं, सरकार के हाथ में नहीं रहते हैं। क्या हिंदुस्तान भी उसी तरह से चल रहा है कि जिस तरफ मार्केट फोर्सेस को ही के हवाले कर दिया जाएगा बैंक? और इसमें एक जो खतरा हमें लगता है कि आज हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास करीब 73% संपत्ति है। तो क्या ये जो निजीकरण है, ये उस 1% लोगों के को देख के बनाया जा रहा है, या वो 80% लोग जिनके पास कुल हमारे उसका, मतलब हमारे 80% से ज्यादा लोग, माफ कीजिएगा, करीब 90%, 93% लोगों के पास, जिनके पास केवल 10-20% देश की पूरी संपत्ति है, ये उन लोगों को देख के बनाया जा रहा है। इस पे जरा प्रोफेसर साहब आप जरा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा है, ये जो निजीकरण का मसला है, ये सन 91 से चल रहा है। ये उसी की कड़ी में एक और आगे बढ़ने का है। तो ये जो एक नई आर्थिक नीतियां आई थी, उसमें ये था कि मार्केट को आगे होना चाहिए और पब्लिक सेक्टर या सरकार को पीछे हट जाना चाहिए। उससे पहले जो नीतियां थी, उसमें गरीब देश था। गरीब देश में गरीब आदमी को मार्केट से मिलता नहीं है, वो मार्केट से को झेल नहीं पाता है। तो इसलिए ये सोचा गया कि सरकार का रोल बहुत अहम है, गरीबी हटाने में, रोजगार देने में, बाकी जो सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सबके लिए सरकार का अहम एक रोल होता है। तो अब ये जो मार्केटाइजेशन है, जिसको मैं बाजारीकरण कहता हूँ, वही जो आगे हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो गरीब आदमी है वो अभी कम हो गया है। गरीबी थोड़ी बहुत कम हुई है, लेकिन अगर जो गरीबी की रेखा से कम है, उससे अगर आप 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए प्रतिदिन ज्यादा कमाते हैं तो आप अमीर नहीं हो जाते, आप फिर भी गरीब रहते हैं। तो जो गरीब लोग हैं, वो अभी भी देश में 90% लोग गरीब हैं, और वो बाजार से ये सुविधाएं नहीं ले सकते हैं। उनके लिए पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ही जरूरी है। अगर पब्लिक सेक्टर रोल नहीं प्ले करेगा तो वो नहीं कर पाएंगे अपने लिए सुविधा मुहैया जो उनको होनी चाहिए। अब आपने देखा कि जो बैंकों का जो नेशनलाइजेशन हुआ था 69 में, वो इसलिए हुआ था कि बैंक जो गांव क्षेत्र में या पिछड़े क्षेत्रों में, वहां पे वो बैंक अपना नहीं लगाते थे। जो क्रोनी कैपिटलिज्म था, तो वो जो कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में था, बिजनेस हाउसेस के हाथ में था, वो सिर्फ अपने ही जो कंपनियों को जो ज्यादा लोन देते थे। तो ये सब जो परेशानियां थी, वो जब आपने नेशनलाइजेशन किया तो उसके बाद ये परेशानियां कम हो गई। जब बैंक हैं वो रूरल एरियाज में भी गए, सेमी रूरल एरियाज में भी गए, जो किसान हैं उनको क्रेडिट मिला, जबकि उनको जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए उनको क्रेडिट की ज्यादा जरूरत थी, तो उसके से ग्रीन रेवोल्यूशन भी फैला। लेकिन आज भी
उतनी ही जरूरत है, क्योंकि अभी भी 85% जो हमारे किसान हैं वो तो छोटे किसान हैं, 5 एकड़ से कम के किसान हैं। उनको अभी भी क्रेडिट चाहिए तो पब्लिक सेक्टर बैंक ही प्रोवाइड करेगा। आपने कहाँ सुना है कि एमएनसी के बैंक, सिटी बैंक वगैरह कोई गांव में जाके उन्होंने ब्रांचेस लगाई हों, या जो हमारे बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं वो कितने उन्होंने ब्रांचेस खोले हैं गांव में या छोटे कस्बों शहरों में। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों का बहुत ही अहम रोल अभी भी है, क्योंकि हमारा देश गरीब है और यहाँ पे जो अमीर देशों में हो सकता है वो यहाँ पे नहीं हो सकता है। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो बैंक का स्ट्राइक हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो बैंक जहाँ पे प्राइवेटाइज होंगे तो वहाँ पे जरूर छटनी होगी। जहाँ पे कि बैंकों को मिला के बड़े बैंक भी बनाए जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर के, वहां पे भी छटनी हो रही है, क्योंकि वो कहा जा रहा है रैशनलाइजेशन हो रहा है, कॉस्ट उससे कम हो जाएगा। तीसरी बात जो एक समझने की है कि हमने जो पब्लिक सेक्टर बैंक बनाए थे वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनाए थे कि वो प्रॉफिट कमाएंगे। उनका सोशल ऑब्लिगेशन था कि वो छोटी छोटी जगहों पे भी जब ब्रांच लगाएंगे चाहे लॉस होगा, वो जो छोटे छोटे अकाउंट भी खोलेंगे चाहे कि उसमें लॉस होगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक तो वो करेगा नहीं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये सारे जो रोल थे बैंकों के, जो पब्लिक सेक्टर के, वो आज भी उतने ही वैलिड हैं जितने कि 1969 में थे। और ये जो हमने नीतियां अपनाई है, जो नई आर्थिक नीतियां 1991 के बाद, उनकी वजह से असमानता बढ़ी है, इनइक्वालिटी बढ़ी है। जो आपने 1% के हाथ में 73% वेल्थ है, वो सारी दुनिया में हुआ है। पॉल क्रुगमैन ने भी एक लेख लिखा था 2005 में अपने 2001 के डेटा पे कि अमेरिका में जो इनइक्वालिटी होती थी सन 1920 के दशक में, उससे भी ज्यादा इनइक्वालिटी हो गई थी सन 2000 के दशक में। तो इनइक्वालिटी दुनिया भर में बढ़ी है और ये भारत में भी बढ़ी है और बढ़ जाएगी। जी, मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और समझना चाहूंगा। आज एक जो आम मानसिक जिस समाज में हम लोग रहते हैं और हम लोग प्रिविलेज क्लास मानते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सरकार का बैंक, और अगर हमारा पैसा सरकार के बैंक में सुरक्षित है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि मेरे साथ के लोग हैं, रिटायर हुए, तो सबका था भाई एसबीआई में डाल दो, वो सरकार का है, सुरक्षित रहेगा। इस तरह की एक मानसिकता हम सबकी है। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो आ रहे हैं वो केवल शुद्ध मुनाफे के लिए होंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं एक चीज और समझना चाहता हूं। शहर में रहने से शायद हम लोगों को पीडीएस सिस्टम नहीं समझ में आता है कि उसके थ्रू राशन मिलता है। वैसे ही सरकार का जो सोशल सिक्योरिटी का डिलीवरी सिस्टम है आज की तारीख में, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे कोई भी इस तरह की स्कीम है जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड, उसका डिलीवरी सिस्टम इन्हीं बैंक के थ्रू होता है। तो अगर आप इन बैंकों का निजीकरण करके हटा देंगे तो ये कैसे होगा? मतलब मुझे मॉडल नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, आपने सही कहा, इसीलिए मैंने कहा जो सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन है उसमें ये भी है कि वृद्ध लोगों को पेंशन देना, जनधन अकाउंट ऑपरेट करना, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना, इन सब के लिए भी पब्लिक सेक्टर बैंक ही काम आए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की तो ब्रांचेज ही नहीं है, उनके वहाँ पे करस्पॉन्डेंट्स ही नहीं है। तो इसलिए ये जो पब्लिक सेक्टर है इसका सोशल जो रोल है वो बहुत अहम है। और क्योंकि गरीबी इतनी है तो आज भी उतना ही अहम है जितना कि 1969 में था या 1991 में। अब ये अलग है क्योंकि वॉशिंगटन कंसेंसस के तहत ये बाजारीकरण चल रहा है, जिसमें कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ का प्रेशर है, जिसमें कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका प्रेशर है, जो बड़े बड़े देश हैं ओईसीडी के, अमेरिका है, यूरोप वगैरह है, उनका प्रेशर है। उनका प्रेशर इसलिए कि एमएनसीज जो हैं वो जब तक सरकार जो स्ट्रांग रहेगी, पब्लिक सेक्टर स्ट्रांग रहेगी, तब तक वो एंटर नहीं कर सकते। जब सरकार कमजोर पड़ जाएगी, पब्लिक सेक्टर कमजोर पड़ जाएगा, तो एमएनसी ज्यादा आगे आ पाएंगे। तो हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी यही लगता है, एमएनसीज को भी यही लगता है, और एमएनसीज को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को वो अपने कब्जे में कर सकते हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, अब उसमें तो 80% जो फॉरेन कैपिटल आ गया है, तो एक तरह से वो भी फॉरेन बैंक हो गया है। तो जो प्राइवेट बैंक भी होंगे वो भी एक तरह से फॉरेन बैंक होंगे, और वो जो हमारी सेविंग्स होंगी, जो हमारी बचत है, उसके आधार पर वो अपना प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये जो सारा प्रेशर है, ये प्रेशर वॉशिंगटन कंसेंसस के चलते हुए बाहर से आ रहा है, और जो नागरिक है उसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो ये जो, जैसे आपने कहा कि आम नागरिक को ये बात नहीं समझ में आती कि पीडीएस की वजह से जो गरीब आदमी है उसको खाना पीना मुहैया होता है, उसी तरह जो ये कहा जा रहा है कि देयर इज नो बिजनेस फॉर गवर्नमेंट टू बी इन बिजनेस, मेरा मानना गलत है। क्योंकि जहां पे गरीबी है वहां पे बिजनेस सरकार का यही है कि गरीब को मदद दे। So every reason for government to be in business, especially in banking and many public sector undertakings, जहां पे कि गरीबों को सहायता मिलती है, ये प्राइवेट मार्केट में उनको सहायता वो नहीं मिल पाएगी। अभी पैंडेमिक के दौरान भी हमने देखा कि जो बैंकों की मदद से ही जो पैसा ट्रांसफर किया गया वो पब्लिक सेक्टर बैंक थे। उसी तरह पब्लिक सेक्टर जैसे शिक्षा है,
जो गरीब आदमी है उसकी आमदनी कम हो गई तो उसने बच्चों को निकाल के जो सरकारी स्कूल है उसमें डाला। तो सरकार का बहुत अहम रोल है, खासकर हमारे गरीब देश में। तो सरकार का ये भी रोल है कि जहां पे मार्केट फेल करता है वहां पे एंटर करे, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था कॉम्प्लिकेटेड होती है मार्केट फेलियर और बढ़ जाता है। तरह तरह के क्षेत्र होते हैं जहां पे कि मार्केट फेलियर होता है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट परफेक्ट है और मार्केट हरदम डिलीवर करता है, गरीब आदमी के लिए नहीं करता। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी एक बार आपसे कहा था कि जो सैमुअलसन साहब ने कहा कि मार्केट ऑपरेट करता है डॉलर वोट पे। अगर आपके पास $1 है, मेरे पास $1,00,000 है, तो मेरे 1,00,000 वोट हैं, आपका 1 वोट है। तो मार्केट में वो होगा जो मैं चाहूंगा, ना कि वो होगा जो आप चाहेंगे। तो जी गरीब चाहे संख्या में ज्यादा हैं, लेकिन वो जो चाहेंगे वो नहीं होगा। तो इसलिए जो वो पिछड़ जाते हैं और ये इनइक्वालिटी और बढ़ जाती है। जी प्रोफेसर साहब, एक चीज और जो मतलब मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूं। अभी क्या हो गया कि एक कारण और हो रहा है जिस वजह से, देखिए दो हैं। एक आपका इकोनॉमिक कंसिडरेशन है, आप कह रहे हैं कि दुनिया में ऐसे होता है और इकोनॉमिस्ट ऐसे कहते हैं कि भाई निजीकरण के। लेकिन आज लोगों को यह लग रहा है कि सरकार के पास पैसे नहीं है बेचने, निजीकरण करने का कारण बेटर सिस्टम्स नहीं है। आप इन चीजों को, इन पब्लिक सेक्टर्स बैंक को बेच के आप किसी प्रोडक्टिव उसमें नहीं लगाएंगे, विकास के कार्यों में नहीं लगाएंगे। आप सरकार किसी तरह से चला रहे हैं, जिस तरह से आप पिछले कई वर्षों से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, बेच रहे हैं। लोगों को एक आशंका ये भी है कि बजाय ये किसी प्रोडक्टिव उसमें लगने के पैसा, ये सरकार चलाने में ही सब हो जाएगा, जिसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस समय सरकार का जो घाटा है बजट में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। खासकर पैंडेमिक के दौरान तो रेवेन्यू कलेक्शन और भी कम हो गया। और क्योंकि ये जो कहा जाता है कि वॉशिंगटन कंसेंसस के चलते हुए सरकार के जो रिसोर्सेज है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि सरकार को कहा जाता है कि आप जो टैक्स में छूट दीजिए जिससे बिजनेस आगे बढ़े, और फिर कहा जाता है कि आप प्रोटेक्शन मत प्रोवाइड करिए, अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर दीजिए, तो कस्टम ड्यूटी कलेक्शन भी कम हो जाता है। तो आपके डायरेक्ट टैक्स भी कम हो गए, आपका कस्टम ड्यूटी भी कम हो गया। अब जब कस्टम ड्यूटी आप काटेंगे तो फिर आपको एक्साइज ड्यूटी वगैरह भी कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो ठीक से चल नहीं पाएगी। तो कुल मिला के जो टैक्स रिसोर्सेज है वो कम हो जाते हैं। फिर कहा जाता है कि फिस्कल डेफिसिट भी कम कर दीजिए, उसको 3% पे ले आइए, तो और रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। तो ये तो एक स्ट्रैटेजी है प्राइवेटाइजेशन की, कि ये कहा जाए कि सरकार के पास रिसोर्सेज ही नहीं है। पर आखिर जो भी प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेज है वो तो देश के ही रिसोर्सेज है। जी तो देश के रिसोर्सेज प्राइवेटली आप स्पेंड करें या पब्लिकली स्पेंड करें, ये आपको पॉलिसी डिसीजन लेना है। अब क्योंकि प्रेशर बाहर से है तो इसलिए आप प्राइवेटली उसको स्पेंड करना चाहते हैं, पब्लिकली नहीं करना चाहते। नहीं तो हमारे देश में काले धन की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा है कि अभी हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो करीब 16.5-17% है। अगर आप काले धन की अर्थव्यवस्था से रिसोर्सेज आप लेने लगे तो 41% हो जाएगा। 16.5-17% पे हमारा जो टैक्स जीडीपी रेशियो है वो दुनिया के मतलब बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है, जबकि 41% पे हो जाएगा। अगर आप 41% रेज करते होते तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट 6-7% का चलता है वो सरप्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। शिक्षा में आप अभी 4% के करीब डालते हैं, पब्लिक एजुकेशन पे आप 6% या 10% डाल सकते हैं। उसी तरह आप स्वास्थ्य में 1.3% डालते हैं, वो 3% की जगह 5% डाल सकते हैं। तो रिसोर्सेज की कमी तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि रिसोर्सेज आप कैसे रेज करेंगे, कहां से रेज करेंगे, काले धन की अर्थव्यवस्था पे जो आप जो अंकुश लगाएंगे। सवाल ये कि प्राइवेटाइजेशन करके ही रिसोर्स नहीं उठाए जा सकते, ब्लैक इकोनॉमी को टैकल करके, काले धन की अर्थव्यवस्था को टैकल करके भी उठाए जा सकते हैं, पर उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। तो आज जो पॉलिटिकल विल है वो है कि हम जब कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट पहुंचाएं, बिजनेसेस को बेनिफिट पहुंचाएं, ना कि गरीब आदमी को। तो ये जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स है, इस सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स में प्रो बिजनेस होता है, ना कि जो आम आदमी की तरफ ध्यान होता है। तो एक पॉलिटिकल डिसीजन है कि आप रिसोर्सेज कैसे उठाएं, कहां से उठाएं। जी मैं अंत में क्लोज करते समय एक बात अपने दर्शकों के साथ साझा कर लूं। सरकार का जो भी इसके स्पेशलिस्ट हैं बताएं, और एक बात वो कह रहे हैं कि रीजनल प्लेयर्स डेवलप करेंगे और छोटे बैंक होंगे, पोस्ट ऑफिस बैंक होगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज जो हमारे बड़े बैंक में भी हैं, हम सब लोगों का यह, हम अपनी पासबुक अपडेट कराने जाते हैं तो वो महीनों इसलिए नहीं होते कि वो काम नहीं हो रहा है, सर्वर डाउन है, ये बहुत कॉमन सी शिकायत है। तो जीएसटी की तरह वही खतरा मुझे लगता है कि आप अपने सिस्टम्स को अभी आपने पूरा नहीं किया, आप एक बड़ी जनसंख्या को 80-90% जनसंख्या को से ये सब विड्रॉ कर लेंगे, क्या होगा देश का, मुझे तो नहीं समझ में आता है। आपसे एक दिन विस्तार से चर्चा इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये 1 घंटे 1.5 घंटे की चर्चा है, उस पे एकदम करेंगे। एक जल्दी से मैं एक बात कह दूं जी कि जी ये जो पब्लिक सेक्टर के ऊपर जो सोशल ऑब्लिगेशन है
तो इसलिए वहां पे उतना प्रॉफिट नहीं बन सकता जो कि प्राइवेट सेक्टर में बन सकता है। जी, तो इसलिए वो सुविधा भी ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे उतना जो है स्टाफ भी नहीं है कि वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सके। तो ये जो कहा जाता है कि पब्लिक सर्विसेज जो कमजोर हैं, आप जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके देखें और सिटी बैंक में जाके देखें, तो जितनी भीड़ होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि वहां पे तरह तरह के छोटे छोटे अकाउंट, तरह तरह के जो सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं, तो इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को कंपेयर नहीं कर सकते। वो जब पब्लिक सेक्टर को बनाया नहीं गया इसलिए कि वहां पे प्रॉफिट जनरेट होगा। वो सिटी बैंक तो प्रॉफिट पे ही चलेगा, जहां पे उसको लॉस दिखेगा वो नहीं वहां पे ऑपरेट करेगा। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर को तुलना नहीं करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर से कि वहां पे सर्विसेज इस प्रकार की हैं। पर मिडिल क्लास को जरूर लगता है कि भाई हमारे तो बेटर सर्विस वहां मिल रही है। और यही होगा जब जो निजीकरण होगा, तो जितनी भी प्रॉफिटेबल सरकारी जो एंटिटीज हैं वो सारा वहां पे जो बैंक रखेंगी, तो पब्लिक सेक्टर की हालत और खराब हो जाएगी। जी, और मैं प्रोफेसर साहब एक चीज इसलिए भी करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उनसे कंपेयर करते हैं तो उनके रेगुलेटर्स बहुत इंडिपेंडेंट हैं और सेंट्रलाइज हैं। हमारे यहाँ आरबीआई भी है, सेबी भी है, इरडा भी है, सब सरकार कंट्रोल है, किसको रखना है, किसको रख जाना है, ये हम लोग सरकार कंट्रोल करती है। तो शायद जब तक हम अपनी उसमें भी अभी हमें बहुत मैच्योर होने के, अभी बहुत रास्ता बाकी है हमारा उस लेवल तक पहुंचने के लिए। ये बात सही है कि मतलब हमारे यहाँ जो फंक्शनिंग है वो बहुत कमजोर है। इसमें क्रोनी कैपिटलिज्म बहुत रहा है। जो बैंक हैं वहां पे जब प्रेशर रहता है सरकार का और जो पॉलिटिशियन का कि किसको लोन दिया जाए, तो वो जो एक जो जिसको ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, वो बिना ड्यू डिलिजेंस किए बहुत सारे लोन हो गए, तो वहां पे एनपीए हो गया। बार बार ये कहा गया कि जो बैंकिंग डिवीजन है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक को कंट्रोल करता है, उसको एक आर्म्स लेंथ पे होना चाहिए सरकार से और जो पॉलिटिशियन है। और जो बैंक है और पब्लिक सेक्टर, उसकी अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट की तरफ होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिशियन की तरफ होनी चाहिए। तो ये सारे रिफॉर्म की तो जरूरत है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी भी जैसा भी है, पब्लिक सेक्टर चाहे जितने भी परेशानियों से गुजर रहा है, उसका एक सोशल रोल जो है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और जो वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं उनको किस प्रेशर में काम करते हैं वो भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये बात सही कि मिडिल क्लास को वो सर्विसेज नहीं मिल पाती है पब्लिक सेक्टर से जो मिलनी चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो जानबूझ के कोशिश करता है कि पब्लिक सेक्टर फेल हो जाए। जैसे कि बीएसएनएल है, बाकी है, वहां पे जब से रिलायंस आया है, बाकी आए हैं, तो उसकी सर्विसेज और खराब हो गई हैं। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि जहां पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं, वहां पब्लिक सेक्टर को फेल करने में पूरा प्राइवेट सेक्टर का जोर होता है। जिससे कि जब पब्लिक सेक्टर फेल हो जाएगा तो प्राइवेटाइजेशन होगा, सरकार उसको बेचेगी तो औने पौने दाम पे बेच देगी और वो फिर खरीद लेंगे। तो क्रोनी कैपिटलिज्म को और बढ़ावा मिल जाता है इससे। जी, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब फॉर ज्वाइनिंग। मैं आगे से आपसे आग्रह करूंगा, हम लोग अगले महीने से कुछ ऐसी सीरीज करें जिससे आपसे ठीक से समझने में आ जाए, हमारे दर्शकों को भी समझ में आए, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जो मुझे लगता है कि हम लोगों को जानना जरूरी है इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।